Hello students, myself Vartika Agrawal. This is our fifth video of the topic branch accounting. In our last video, we have already learned that how to calculate the adjustment value in case when the head office transfer goods to the branch at invoice price. Okay, now in this video, we will do some numerical question based on data system method in case of dependent branch. Now I will take my first question. Now, in my first question, the question is that the brothers send goods to branches at invoice price which is obtained by adding 25% in cost. Now, the first most important thing that you have to keep in your mind कि जो आपका हेड ऑफिस है वो ब्रांच को अपने गुड्स कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है. आइदर इट इज़ ऑन कॉस्ट प्राइस और द इन्वॉइस प्राइस एज वेल एज जो वो इन्वॉइस प्राइस पे दे रहा है तो जो प्रॉफिट परसेंटेज है दैट प्रॉफिट परसेंटेज इज़ ऑन कॉस्ट और ऑन इन्वॉइस प्राइस. तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो वो कहता है कि उसने जो अपने ब्रांचेस को गुड्स ट्रांसफ़र करे हैं दैट इज़ ऑन द इन्वॉइस प्राइस बाय एडिंग 25% ऑन कॉस्ट. तो जो आपका प्रॉफिट एलिमेंट है वो 25% किसका ऐड किया गया है, कॉस्ट का. एज वेल एज उसने हमें ये कुछ यहाँ पे डिटेल्स दे दिए हैं. आप देख पा रहे होंगे कि हमारे डेटर्स कितने के हैं, हमारा गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, और ये सारी एक हमारे पास हमें एक डिटेल्स दी हुई है. नाउ आई वुड लाइक टू से कि आप लोगों ने जो मेरे प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ पे ऑलरेडी देख लिया होगा कि हम लोग ब्रांच अकाउंट कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, वहाँ पे डेबिट साइड में क्या आता है और क्रेडिट साइड में क्या आता है. तो अल्टीमेटली उस जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हमारा फॉर्मेट है हम उसको ध्यान में रखते हुए इन वैल्यूज़ को जो डेबिट साइड की है उन्हें डेबिट साइड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो क्रेडिट साइड में है क्रेडिट साइड में. एंड देन वी विल सी कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग मिसिंग लाइक दैट कि हमारे पास कोई स्टॉक की वैल्यू मिसिंग है या डेटर्स की वैल्यू मिसिंग है तो हमें उसके लिए एक अलग एक्स्ट्रा अकाउंट और बनाना होगा उस फिगर को फाइंड आउट करने के लिए. इज़ दैट ओके? ओके, नाउ लेट आई स्टार्ट माई क्वेश्चन. हम लोग कौन सा मेथड कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस मेथड. ओके, नाउ ब्रांच अकाउंट. तो सबसे पहले जब मैं अपना क्वेश्चन देखती हूँ, ऑलरेडी आप लोगों को मैं अपनी लास्ट स्लाइड में क्वेश्चन दिखा चुकी हूँ कि हमारा क्वेश्चन क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, और उसी बेसिस पे हम इसको अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उसने क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था डेटर्स ऑन 31 दिसंबर 2010. तो इट मीन्स इट इज़ अवर क्लोजिंग डेटर्स. क्लोजिंग बैलेंसेस आपके जितने भी होते हैं, चाहे वो स्टॉक का है, डेटर्स का है, कैश का है, यू विल राइट डाउन ऑन द क्रेडिट साइड. तो ये आपके क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे आ गए. नेक्स्ट वो कहता है गुड्स सेंड टू ब्रांच. द गुड्स सेंड टू ब्रांच दैट कम इन अवर डेबिट साइड. फिर वो कहता है आपसे गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच. तो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच उसका रिवर्स कौन सी साइड में जाता है, क्रेडिट साइड में. नेक्स्ट वो कहता है गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स. तो डेटर जो रिटर्न करता है वो गुड किसको करता है, ब्रांच को करता है, ना कि हेड ऑफिस को. अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में होता है कि डायरेक्टली हेड ऑफिस को रिटर्न कर रहे हैं तो उसका केस अलग है, लेकिन अगर उसने ब्रांच को रिटर्न करा है तो हम उसका ट्रीटमेंट किस में करेंगे, डेटर्स अकाउंट में, ना कि ब्रांच अकाउंट में. तो इसलिए मैं इसको अभी 1 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ. फिर वो कहता है कैश सेल, कि टोटल हमारी जो सेल हुई ब्रांच की वो कितने की हुई है, कैश सेल 8600 का, क्रेडिट सेल हुआ है 12,000 का, और कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस दैट इज़ 22,600. तो जब आप ये 3 टर्म्स देखते हैं जनरली यू गॉट कन्फ्यूज़ कि हम यहाँ पे क्या लिखें, क्योंकि आपको क्या लिखना है यहाँ पे, यू हैव टू राइट डाउन दैट हाउ मच अमाउंट इज सेंट बाय द ब्रांच टू द हेड ऑफिस. क्योंकि ब्रांच आपके बिहाफ पे क्या कर रहा है, गुड सेल कर रहा है. गुड सेल होने से जो कैश जनरेट होता है वो कैश वो किसको ट्रांसफ़र करता है, हेड ऑफिस को. अब यहाँ पे आपके पास कैश सेल अलग दिया हुआ है, क्रेडिट सेल अलग दिया हुआ है, और एक टोटल वैल्यू दी हुई है उसने आपको, कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस. तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जब वो कहता है कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस, इट मीन्स कि टोटल कैश, वेदर वो उसको कैश सेल से रिसीव हुआ है या फिर डेटर से रिसीव हुआ है, वो टोटल पैसा जितना भी उसको रिसीव हुआ है दैट ही इज़ ट्रांसफरिंग, आई मीन टू से ब्रांच इज़ ट्रांसफरिंग टू द हेड ऑफिस. तो ब्रांच अकाउंट में आपका कौन सा आएगा, कैश रेमिटेड. ओके,
तो ये आपका आ गया बाय बैंक अकाउंट, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। फिर उसने आपको दिया हुआ है डिस्काउंट टू डेटर्स, अगेन इसका ट्रीटमेंट हम डेटर्स अकाउंट में करेंगे। फिर उसने आपको स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2010 एंड स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2010, तो आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स गिवन है और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डेटर्स भी गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास बैड डेट्स, उसका ट्रीटमेंट अगेन हम किस में करेंगे, डेटर्स में करेंगे। तो चलिए एक काम करते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास क्लोजिंग डेटर्स हैं बट ओपनिंग डेटर नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू विल डू, यू विल प्रिपेयर अ डेटर्स अकाउंट एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग डेटर। इट माइट बी पॉसिबल कि ज़रूरी नहीं है कि ओपनिंग डेटर्स हुई, उसकी वैल्यू निल भी हो सकती है, लेकिन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रॉस चेक। हम अपना डेटर अकाउंट बनाएंगे और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या कोई ओपनिंग डेटर्स थे या नहीं थे। ओके ना, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो जो भी वैल्यूज़ मैंने डेटर्स से रिलेटेड ऊपर अभी छोड़ी थी, जैसे अब हम 1 बाय 1 देख के चलते हैं। सबसे पहले उसने कहा था क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल ऑब्वियसली किस में आएगा, डेटर्स में। डेटर्स हमारे जनरेट ही कब होते हैं, जब हम गुड्स क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं। फिर देखिए एक जो अभी ऊपर पॉइंट हमारा आया था, जहाँ मैंने आपसे कहा था कैश रेमिटेड, ठीक है, तो कैश रेमिटेड कितना था, 22,600, जिसमें से कि 8600 आपके किसके थे, कैश सेल के। तो बाकी जो पैसा होगा, रिमेनिंग जो पैसा आपको यहाँ पे मिला होगा, वो किससे रिसीव हुआ होगा, डेटर्स से। दैट्स वाई दिस अमाउंट विल गो इन द डेटर्स अकाउंट, क्योंकि टोटल आप कितना अमाउंट सेंड कर रहे हैं, 22,600, जिसमें से 8600 की क्या थी आपकी, कैश सेल। तो रिमेनिंग वैल्यू आपकी किसकी आ गई, द कैश यू हैव रिसीव फ्रॉम द डेटर्स। क्वेश्चन में अगेन रिटर्न फ्रॉम डेटर्स था, वो आपका यहाँ पे आएगा, डिस्काउंट है और बैड डेट्स है, ठीक है। जो भी वैल्यूज़ हैं, डेटर्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है वो भी हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नो वैल्यू लेफ्ट विद यू, और जब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे तो आप देख रहे हैं कि डेबिट साइड में आपका 6520 का बैलेंस बच रहा है। दैन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये आपका क्या होगा, ओपनिंग डेटर्स, क्योंकि और तो कोई वैल्यू मिसिंग नहीं है। हमारे पास सेल्स भी है, हमारे पास कैश रिसीव भी है, क्लोजिंग डेटर्स भी है, तो व्हाट वी हैव लेफ्ट, that is the opening balance of debtors, and that opening balance of debtors is transferred to the branch account. Okay, now we proceed to our branch account. तो देखिए यहाँ पे ये डेटर्स की आपकी ओपनिंग डेटर्स की वैल्यू आ गई है। नाउ अब मैं अगर देखती हूँ तो एक बार आपका ओपनिंग बैलेंस का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, गुड्स एंड टू का कंप्लीट हो गया है, उसके बाद आपका ये दो वैल्यूज़ हो गई हैं, आपका रेमिटेंस कंप्लीट हो गया है, आपका गुड्स रिटर्न कंप्लीट हो गया है, और आपका क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, ये आपकी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिर वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है कि जो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, तो एक्सपेंसेस आपको पता है दे कम एट द डेबिट साइड, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने हमको सबसे पहले वैल्यू दिया हुआ है रेंट, दैट इज़ फ्रॉम 1 जनवरी 2010 से 31 जनवरी 2011, माने 1 जनवरी 2010 से लेके 31 जनवरी 2011 आपका जो ईयर है वो कब कंप्लीट हो जाएगा, 31 दिसंबर 2010। इसका मतलब ये रेंट कितने मंथ्स का हो गया, 13 मंथ्स का। इट मीन्स टू से दैट यू हैव ऑलरेडी प्री पेड रेंट ऑफ 1 मंथ। आप 1 मंथ का रेंट क्या कर चुके हो, एडवांस में ही दे चुके हो। तो आप क्या करोगे, टोटल रेंट आपने कितना पे करा है, 2600। ये जो 2600 रेंट था ये आपका कितने मंथ्स का था, 13 मंथ का, और कितने मंथ का आप एडवांस दे चुके हो, 1 मंथ का। सॉल्व करके आपका आ जाएगा 200। ओके, तो वो आपका कौन सी साइड में आ जाता है, क्लोजिंग साइड में आपका आ जाएगा एज अ क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट फिर उसने हमें दिया हुआ है इंश्योरेंस अप टू 31 मार्च 2011। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जब आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देते हैं तो दैट इज़ एन एनुअल प्रीमियम, और वो अगर आपसे 31 मार्च 2011 कह रहा है तो इट मीन्स कि आपका जो ये प्रीमियम की वैल्यू है कब से स्टार्ट हुई होगी, 1 अप्रैल 2010, क्योंकि आपका जो ईयर चल रहा है वो क्या चल रहा है, 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2010। ओके, नाउ उसने फिर ये कब से दिया होगा, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2011। तो अगर मैं 2010 की बात करूँ, ये मेरा कब कंप्लीट हो जाएगा, 31 दिसंबर 2010। कितने मंथ्स का आपने एक्स्ट्रा दिया है, 3 मंथ्स का। अगेन इट मीन्स टू से दैट कि आपका जो इंश्योरेंस है वो कितने मंथ का एडवांस हो गया,
3 मंथ्स का। टोटल आपने कितना पे करा है 3600। 3600 ये आपका पूरे कितने टाइम ड्यूरेशन का था 12 मंथ्स का, बट एडवांस कितना हो गया, प्रीपेड कितना हो गया 3 मंथ्स का, जो कि आपका ये सॉल्व करके ये आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट उसने सैलरी एंड वेजेस सीधे उसने दिया हुआ है 5600, तो आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू राइट डाउन 5600। इट मीन्स कि अब आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, उसके बाद यू हैव कंप्लीट दिस पोर्शन, यू हैव कंप्लीट दिस, और आपके ये क्लोजिंग बैलेंसेस भी कंप्लीट हो गए। अब आता है जो हमारा मेन पॉइंट था कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहा था किस पे, इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस पे जब वो ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो कहता है कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, ये जो आप प्राइस निकालते हो कैसे निकालते हो, बाय एडिंग 25% इन कॉस्ट। 1 मिनट के लिए मैं आपको अपने प्रीवियस उस स्लाइड पे लेके चलती हूँ जिसका डिस्कशन हमने अपने लास्ट वीडियो में किया था। ओके, तो वो आपसे कहता है यहाँ पे कि गुड्स किस पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे, ये रहा आपका, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किस पे फिक्स किया गया है, कॉस्ट पे। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दिस वन। क्लियर। चलिए तो आगे चलते हैं, अगेन बैक टू आवर क्वेश्चन। अब सबसे पहली बात, आप एडजस्टमेंट किसकी करेंगे, स्टॉक की। तो सबसे पहले तो आप वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे जो आपने स्टॉक की ब्रांच अकाउंट में मेंशन करी है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, उसके बाद आपका था क्लोजिंग स्टॉक, और एक थी आपकी रिटर्न। तो इन 4 वैल्यूज़ को आपको एडजस्ट करना है। दूसरी बात, डेबिट की वैल्यू कहाँ एडजस्ट होंगी, क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट वाली वैल्यूज़ कहाँ एडजस्ट होंगी, डेबिट साइड में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ ओपनिंग स्टॉक, कितना दिया हुआ है उसने हमें 5000। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना था 25। फॉर्मूला कहता है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करके यू विल गेट ₹1000। ये रहा, बाय स्टॉक रिजर्व अकाउंट एडजस्टमेंट फॉर ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वो आपसे कहता है फिर आप किसकी करोगे, इधर मैंने आपसे कहा गुड्स सेंड टू ब्रांच, सेम एडजस्टमेंट 17,500 अपॉन 25 अपॉन 100 प्लस 25। क्लियर। सॉल्व करके अगेन आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ये रहा आपका, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट फॉर गुड्स सप्लाई। क्लियर। और इधर आप देख रहे होंगे तो आपकी एडजस्टमेंट एक किसकी हो गई, ये रिटर्न की, और ये एडजस्टमेंट आपकी किसकी हो गई, क्लोजिंग की। फॉर्मूला आपका सेम लगेगा कि जो आपकी वैल्यू ऑफ स्टॉक्स हैं दैट इज इनवॉइस प्राइस मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट, जो कि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 25 अपॉन 100 प्लस 25। इज इट क्लियर। तो आपने अपना ओपनिंग स्टॉक, आपने गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक और आपने रिटर्न, आपने इन सब की एडजस्टमेंट कर लिया। नाउ नथिंग इज लेफ्ट विद अस, सो वट एवर रिमेन विद अस दैट इज़ आवर प्रॉफिट और द लॉस। आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद आपके पास क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है तो इट शुड बी लॉस, दैट इज़ ऑफ 3820। अगर बैलेंस इधर बचता है हमारा डेबिट साइड में तो वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्लियर। सो आई डोंट थिंक कि देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम for doing these type of question. Still you have any problem, you can post it in a comment section. Okay students, till then take care, goodbye.